मित्र, जिंदगी जीने के लिए मिली है। और जब हम बात करते हैं कि जिंदगी जीने का नाम है, जिंदगी हंसने का नाम है, जिंदगी मुस्कुराने का नाम है, जिंदगी प्रसन्न रहने का नाम है। मनुष्य इस धरती पर सबसे सुंदर रचना है परमात्मा की। इसको ज्ञान का अवतार कहा गया है। और आज की तारीख में हर इंसान आपको दुखी मिलेगा, रोता हुआ मिलेगा, बीमार मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम पूरी दुनिया, हर व्यक्ति की एक ही चाहत है। वो चाहत है कागज का नोट कैसे मिल जाए, और कागज का नोट मिल जाए तो फिर मैं उससे क्या क्या भौतिक संसाधन खरीद लूं। तो भौतिक संसाधनों में मैं खुशियां खोज रहा हूं। ये हमारी अज्ञानता है। भौतिक संसाधनों में खुशियां नहीं हैं। अगर भौतिक संसाधनों में कागज के नोट से खुशियां मिलती तो ना जाने कितने रईस अमीर लोग प्रसन्न होते। अक्सर मित्र मैं बात करता हूं खेती की, प्राकृतिक खेती की, प्राकृतिक जीवन की। जब मैं बात प्राकृतिक खेती की करता हूं तो जब डीप में जाते हैं, तो जब मेरी सोच प्राकृतिक होती है तो खेती अपने आप प्राकृतिक हो जाती है। प्राकृतिक सोच का मतलब क्या है? प्राकृतिक सोच का मतलब ही सनातन संस्कृति है। प्राकृतिक सोच का मतलब है प्रकृति के बारे में मैं सोचता हूं। क्योंकि मैं इस प्रकृति की व्यवस्था में जीता हूं। प्रकृति की व्यवस्था से मुझे 21,000 बार श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है। प्रकृति की व्यवस्था ही मुझे ड्रिंकिंग वाटर, अमृत समान ड्रिंकिंग वाटर देती है। और प्रकृति की व्यवस्था ही मुझे वो खाद्यान्न देती है जिसको खा करके मैं शरीर से और दिमाग से स्वस्थ रह सकता हूँ। प्राकृतिक खेती तो इसलिए ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला, ज़िंदगी जीने का नाम है, ज़िंदगी खुशियों का नाम है, ज़िंदगी आनंद का नाम है। लेकिन जब हमारी श्वास में ऑक्सीजन की कमी होगी, जब हमारे ड्रिंकिंग वाटर में हैवी मेटल्स होंगे, जब मेरे भोजन में पेस्टिसाइड होंगे, तो जाहिर सी बात है कि मैं स्वस्थ नहीं रह सकता, ना शरीर से और ना दिमाग से। अब बटोर लीजिए कागज का नोट, कितना बटोरना है आपको। चलिए मित्र, एक चीज ध्यान रखना। जैसे मैंने कहा कि प्राकृतिक खेती, एक जैसे मैं बोलता हूँ प्राकृतिक खेती, तो एक दिमाग में आ जाता है कि अरे प्राकृतिक खेती से क्या होगा, प्राकृतिक खेती से उपज नहीं मिलेगी, प्राकृतिक खेती से वो हो जाएगा, प्राकृतिक खेती से हम गरीब बन जाएंगे। रासायनिक खेती से कौन सा अमीर बन गए आप? किसान भाइयों ध्यान रखना, पिछले 50-60 सालों से आप रासायनिक खेती करते चले आ रहे हैं और रईस नहीं बने। और हुआ क्या? बदले में क्या मिला? बदले में मिला कि आपकी सस्य श्यामला धरती माँ की उर्वर कोख बंजर हो गई। कुएं का मीठा पानी खत्म हो गया और 180 फुट से मैं हैवी मेटल्स का पानी निकाल के पी रहा हूं। भोजन में इतना इंसेक्टिसाइड, इतना फंजीसाइड, इतना बीडीसाइड का रेजिडुअल इफेक्ट है कि मैं खा करके बीमार हो रहा हूं। अभी कई सारे लोग, मतलब जैसे ही प्राकृतिक खेती की बात आती है तो बहुत सारे लोगों का बिजनेस चल रहा है किसानों की दम पर। ढेर सारे लोगों का, यानी कि अगर देश की बात करूं तो देश में अगर 14 करोड़ किसान है तो 50 लाख लोगों का बिजनेस तो
केमिकल बेच करके, फर्टिलाइज़र बेच करके, पेस्टिसाइड बेच करके, कृषि यंत्र बेच करके, बोरिंग का सामान बेच करके, उन्नतशील बीज बेच करके धंधा चल रहा है 50 लाख लोगों का। 50 लाख लोगों ने देश के 14 करोड़ लोगों को गरीब बना के रखा है। 50 लाख लोगों ने देश के 14 करोड़ किसानों को गरीब बना के रखा हुआ है, क्योंकि 50 लाख लोग लगे हैं इस बात पर कि किसान खेती के सत्य को ना समझने पाए। अभी किसान हमसे पूछते हैं रोजाना कि हमारे आम के पेड़ में नीचे निमेटोड्स हो गया है। कोई कहता है साहब मेरी सब्जी में, मेरे खेत में निमेटोड्स बहुत है। कोई कहता है साहब मेरे यहाँ दीमक बहुत है। कोई कहता है साहब मेरे यहाँ जो है जंगली सुअर बहुत है। कोई कहता है साहब मेरे यहाँ चिड़ियाँ बहुत हैं। कोई कहता है मेरे साहब अमुक कीट बहुत है। कोई कहता है मेरी फसल बढ़ नहीं रही है। कोई कहता है कि फलों के बगीचे से जो फल लगते हैं वो गिर जाते हैं। कोई कहता है सड़ जाते हैं। कोई कहता है फूल नहीं रुकता है। कोई कहता है फल बड़े नहीं होते। एक फल जब शब्द आया तो फल से याद आया कि लोगों ने कहा कि कर्म का फल मीठा होता है। कर्म का फल मीठा होता है। और कृषि की उपज में क्या फल ही तो मिलते हैं, फल मिलते हैं या फलियां मिलती हैं या दाने मिलते हैं। खेती में हम क्या उगाते हैं? फल उगाते हैं या फलियां उगाते हैं या दाने उगाते हैं। यही मेरा भोजन है। और कहा गया है कर्म का फल मीठा होता है और कुकर्म का फल कड़वा होता है। प्राकृतिक खेती में हमें कर्म और कुकर्म बस समझना है कि कर्म क्या है और कुकर्म क्या है। मैं कई बार बोलता हूं कि ये प्रकृति के साथ परस्परता में मिलकर के जीना कर्म है। प्रकृति की व्यवस्था को समृद्धशाली बनाए रखने का काम जो है कर्म है। और प्रकृति की व्यवस्था को लूटने का नाम कुकर्म है। प्रकृति की व्यवस्था को बर्बाद करने का नाम कुकर्म है। जमीन में इंसेक्टिसाइड डालना, जमीन में फर्टिलाइजर डालना, ये कुकर्म है। और जमीन में जीवांश बढ़ाना, ये सुकर्म है। रासायनिक खेती, मैकेनाइज्ड खेती का मतलब है कुकर्म। और नेचुरल फार्मिंग यानी प्रकृति की व्यवस्था के साथ मिलकर के जीना, प्रकृति की व्यवस्था को समृद्धशाली बनाने का मतलब है सुकर्म। तो सुकर्म का, कर्म का फल मीठा होता है, कुकर्मों का फल कभी मीठा नहीं होता। चलिए मित्र, खेती एक ऐसा विषय है कि उसको अगर हम ढंग से समझ लेंगे तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान है। मैंने प्रैक्टिकल किया है। मैं कोई हवा में बात नहीं करता हूँ। खेती एक ऐसा विषय है, जैसे मैं बार बार अभी जब मैं बोलता हूँ तो खेती जैसे ही बोलता हूँ तो मैं कह देता हूँ खेती एक धर्म है। बहुत सारे लोग जो हल्के दिमाग के हैं, कमज़ोर दिमाग के हैं, वो तुरंत कमेंट्स करते हैं अरे खेती धर्म कैसे हो सकती है। और मैं कह रहा हूँ खेती ही धर्म है। खेती के अतिरिक्त यहाँ कोई धर्म है ही नहीं। जिस समाज को खेती करनी नहीं आती है वो समाज अधार्मिक हो चुका है। मैंने बोला कि संपूर्ण व्यवस्था हमको जो आंखों से दिखती है परमात्मा की है, भगवान की है। भगवान की व्यवस्था में भागीदार बनना यानी भगवान की व्यवस्था के साथ परस्परता में मिलकर के जीना, भगवान की व्यवस्था को आत्मसात करना, भगवान की व्यवस्था को अपना मानना, भगवान की पूजा हो गई। मतलब ये धरती परमात्मा की है, ये पानी परमात्मा का है, ये जंगल परमात्मा के द्वारा बनाए गए हैं और जितने भी जीव जंतु हैं सब परमात्मा के हैं। हम भी परमात्मा के हैं। अब आप परमात्मा के पास जाना चाहते हो, परमात्मा की अनुकंपाएं पाना चाहते हैं, तो परमात्मा की व्यवस्था को बिगाड़ करके आपको परमात्मा की अनुकंपाएं मिल जाएंगी क्या?
या भगवान की व्यवस्था को बर्बाद करके आपको भगवान की अनुकंपाएं मिल जाएंगी क्या? आज सारी दुनिया भगवान की, अल्लाह की, गॉड की इबादत कर रही है, पूजा कर रही है, सजदा कर रही है सारी दुनिया। किसी को अनुकंपाएं परमात्मा की मिल रही हैं क्या? बस परमात्मा इतना निष्ठुर नहीं है कि सबको मार डाले, सुधरने का मौका दे रहा है। और हम हैं कि मैंने तय किया है कि मुझे सुधरना नहीं है। कई बार मैं बोलता हूं कि अगर अपना ख्याल नहीं है तो अपने बच्चों का तो ख्याल करो। कल्पना करना कि आज के ठीक 50 साल पहले पानी में कोई कंटामिनेशन नहीं था। आरओ नाम का शब्द कोई जानता ही नहीं था कि आरओ क्या होता है। आज घर घर में आरओ लगा हुआ। क्यों? पानी में हैवी मेटल्स हैं, और आरओ से पानी जब हम छानते हैं तो हैवी मेटल्स भी निकाल लेता है, मिनरल्स भी निकाल लेता है। अब हैवी मेटल्स का पानी पिएंगे तो मरेंगे, और मिनरल्स भी नहीं होंगे पानी में तो भी मरेंगे। तो हमने तो मौत के सामान इकट्ठे किए। पढ़ने लिखने के बाद, धन कमाने के बाद मैंने अपनी मौत के लिए साजो सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। मित्र, परमात्मा की व्यवस्था में रहना, परमात्मा की गोद में रहना, परमात्मा की व्यवस्था को आत्मसात करना ही परमात्मा की पूजा है। लेकिन इसके लिए हमें 2 विषयों पर ध्यान देना होता है। अपना जीवन, जैसे मैं आज खेती की बात कर रहा हूँ, खेती की बात तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक ये पता नहीं चलेगा कि मैं इस धरती पर क्यों हूँ और मैं क्या हूँ। सबसे पहले समझ में आना चाहिए मैं क्या हूँ। तो सब लोग कह देंगे मैं मनुष्य हूँ, मैं इंसान हूँ। इंसान में इंसानियत होती है, मनुष्य में मनुष्यता होती है। लेकिन ना तो मेरे अंदर इंसानियत है, ना मेरे अंदर मनुष्यता है। तो फिर मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं मनुष्य हूँ? परमात्मा ने जिस मनुष्य को धरती पर अवतरित किया था, अब वो मनुष्य हम नहीं है। और जो वो मनुष्य है परमात्मा के द्वारा बनाया गया, उसके जीवन में कोई परेशानी भी नहीं है। वो तो हंसता है, मुस्कुराता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। परमात्मा जिसके साथ होता है, परमात्मा के जो पास होता है, उसके जीवन में कोई दिक्कत नहीं है। जो परमात्मा से दूर जाता है, उसके जीवन की दिक्कतें कभी दूर होने वाली नहीं है। आज की तारीख में जाने अनजाने कोई भी व्यक्ति कुछ अपवाद छोड़ देते हैं। कुछ अच्छे लोग होंगे, हैं, अच्छे लोगों की वजह से अभी धरती पर कुछ अमन चैन है। लेकिन अधिकांश लोग परमात्मा पर यकीन नहीं करते, भगवान पर यकीन नहीं करते, प्रकृति की व्यवस्था पर यकीन नहीं करते, वो कागज के नोट पर यकीन करते। चाहे जिससे पूछ लो, हर आदमी यही कहता है अगर पैसे नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। और मैं कहता हूं जिनके पास पैसे हैं उनके पास क्या है? शरीर उनका बीमार है, बीवी से उनकी नहीं पड़ती है, बच्चे उनको कंसीडर नहीं करते हैं। मित्र, कहा गया है कि धरती एक स्वर्ग है। ये धरती से बड़ा कहीं स्वर्ग नहीं है। जितने दिन मैं जिंदा हूँ, इससे बड़ा कुछ स्वर्ग हो ही नहीं सकता। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि धरती से बड़ा कोई स्वर्ग नहीं है, तो धरती को समझना होता है। धरती अगर संपन्न है, धरती माँ अगर स्वस्थ है, धरती माँ अगर मुस्कुरा रही है, तो फिर समझ लेना कि मुझे मुस्कुराना ही है। मुझे कोई रुला नहीं पाएगा। और अगर धरती माँ रो रही है तो आपको कोई हंसा नहीं पाएगा। मित्र, प्राकृतिक खेती एक ऐसा विषय है जिसको सबसे मतलब करना ही पड़ेगा। आज की तारीख में कोई कहे कि नहीं करेंगे तो फिर कोई बात नहीं, मरने की तैयारी करो। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। यानी कि मैं तो डूबा हूं और बच्चों से कह रहा हूं तुमको भी ले डूबूंगा।
किसान की ड्यूटी है, गरीब की ड्यूटी है कि वो खेती में ज़रा खेती को समझे। और अगर मैंने खेती को समझने में देर कर दी तो फिर वो होता है ना, जैसे कहते हैं आप पछताए होत का जब चिड़ियां चुग गई खेत। प्यासी बंजर धरती कैसे सबका पेट भरे, और भूखे प्यासे बच्चे खेती कौन करे। बहुत पुरानी फिल्म का गाना है, बहुत पुरानी फिल्म का। कभी ने क्या कल्पना की थी जब ये मैकेनाइजेशन रासायनिक युग का शुरू हुआ था, तब का ये है। सूखी बंजर धरती कैसे सबका पेट भरे, और भूखे प्यासे बच्चे खेती कौन करे। ये हालात आने वाले हैं। धरती सूख जाएगी, धरती बंजर हो जाएगी तो पेट कैसे भरेगी। और आज की टेक्नोलॉजी, आज की युवा पीढ़ी, आज के वैज्ञानिक, आज का बुद्धिजीवी तबका धरती को बंजर बनाना चाहता है, धरती का पानी निचोड़ लेना चाहता है। मित्र, इसका तो मतलब यही हुआ कि अब हमें और मतलब खुशहाल जीवन अच्छा नहीं लगता है, मुझे स्वस्थ जीवन अच्छा नहीं लगता है, मुझको मुस्कुराना अच्छा नहीं लगता है। मैं अपने किसान भाइयों से निवेदन करता हूं, मैं खेती में एक चीज़ और कहता हूं, अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। मेरी बातें सुनिए, फिर अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए। और कॉमन सेंस क्या? जैसे मैं कहता हूं, इस देश में कई प्रकार की भूमियां हैं, कई प्रकार की जलवायु है, कई प्रकार की फसलें हैं। मैं यहां से बैठ के जो आपको बोलता हूं, एज इट इज आपके खेत में लागू नहीं होगा। थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। अभी क्या है, अभी तो हमको किसी ने तय कर रखा है कि आपको गेहूं बोना है, आपको गन्ना बोना है, आपको आलू बोना है, आपको केला लगाना है। सोशल मीडिया में बहुत से लोग कहते हैं, आपने वीडियो देखी होंगे ना सोशल मीडिया में, एक पपीते का पेड़ बना है, कुछ पपीते के फल रखे हैं और लिखा रहता है कि 1 एकड़ से कमाए 7.5 लाख रुपए। बस किसान लालच में आ जाता है। कोई ड्रैगन फ्रूट्स लगा करके फोटो खींच करके कहता है कि ड्रैगन फ्रूट से कमा लिए 1 करोड़ रुपए। कोई सब्जी की खेती ऐसे करके फोटो दिखा के लगता है कि कमाए इतने लाख रुपए। तो सोशल मीडिया में क्या, जैसे मुझको आमदनी दिखती है, हाय रे बाप रे बाप, 25 लाख रुपए एकड़ में, और मैं बहक गया और मैंने वो खेती कर ली। अब वो फसल किस इलाके की है, आपके यहाँ हो सकती है कि नहीं हो सकती है, नहीं, हमने तय कर लिया कि पपीते से 7.5 लाख रुपए एकड़ में कमाए जा सकते हैं, तो पपीता ही बोना है। मैं अक्सर कहता हूं मित्र, आपकी ज़मीन कैसी है, ज़मीन की फर्टिलिटी कैसी है, ज़मीन में पानी कितना है, आसपास की मार्केट क्या कहती है, क्लाइमेट कैसी है, बायोडाइवर्सिटी कैसी है, इसके अनुसार फिर मुझे तय ना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप गरीब बने रहिए, मेरे पास भी बहुत सारे आइडिया हैं आपको लखपति बनाने के। लेकिन खेती में मैं एक चीज़ कहता हूँ, अगर अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, अपना श्रम का इस्तेमाल नहीं किया, खेती में 2 ही निवेश हैं केवल, दिमाग और श्रम। श्रम आप करना नहीं चाहते, दिमाग आप लगाना नहीं चाहते, तो क्या होता है, तो परेशानी बढ़ती है ना। क्या होता है, इस साल कई सारे किसानों ने टमाटर फेंक दिए, इतना घाटा हो गया, टमाटर 15 रुपए की एक क्रेट बिक रही है। फूल गोभी खेत में मतलब जोत दिए। मित्र, खेती एक ऐसा विषय है कि इसके साथ समझदारी बहुत है, और समझदारी मैं सीधे सीधे बता देता हूँ। खेती की सबसे बड़ी समझदारी क्या है? खेती खुद के लिए की जाती है और खुद से की जाती है। खेती खुद के लिए की जाती है और खुद से की जाती है। खेती बाजार से नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल बता दूं आपको कि हम खेत की जुताई करते हैं, किससे? ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर कहाँ से लाते हैं? बाजार से। ट्रैक्टर चलाने के लिए डीजल कहाँ से लाते हैं? बाजार से। ट्रैक्टर बिगड़ जाएगा तो कहाँ सुधरेगा? बाजार में। ट्रैक्टर के कृषि यंत्र कहाँ से आएंगे? बाजार से।
तो आपके खेत की जुताई किसने की, आपने की कि बाजार ने की? तो सीधी सीधी बात है, बाजार ने की। तो खेती का मुनाफा कहाँ चला गया? बाजार में चला गया। आप बीज लाए बाजार से, खाद लाए बाजार से, पेस्टिसाइड लाए बाजार से, बोरिंग की मशीन लाए बाजार से, सबमर्सिबल लाए बाजार से, और अपनी उपज कहाँ बेची? बाजार में। दुनिया का कारोबार बिना भोजन के नहीं चल सकता, और भोजन किसान उगाता है और किसान खेत में उगाता है। किसान अगर जिस दिन ऐसा सोच लेगा कि बाजार की 1000 बार की गरज हो तो मेरे पास आए, तो आप संपन्न हो जाएंगे। तो खेती का सूत्र बता दूं आपको, खेती अपने लिए करनी है और स्वयं से करनी है। मतलब मेरा खेत है, मेरा हाथ है, मेरा अपना फावड़ा है, कुदाल है, मेरा अपना हल है, बैल है, मेरा अपना बीज है, और मेरी अपनी धरती है। लेकिन अब आप कहेंगे कि साहब बाजार ना जाएं, ऐसा कैसे संभव हो जाता है? अब साहब फसल बोएंगे तो यूरिया तो डालना पड़ेगा, डीएपी तो डालना पड़ेगा, जिंक तो डालना पड़ेगा। साहब फसल में खरपतवार लगेगा तो साहब बीडीसाइड तो डालना पड़ेगा। अरे साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर कोई बीमारी लग गई तो फंजीसाइड डालना पड़ेगा। अरे साहब आप तो बेवकूफ़ी की बात बता रहे हैं, अगर कीड़ा लग जाएगा तो इंसेक्टिसाइड डालना पड़ेगा। तो डालो ना, फिर क्यों रो रहे हैं? हमको ये यहाँ से सोचना है। जैसे मैं एक चीज कहता हूँ कई बार, एक बड़ी वैसी विचित्र चीज आपको बता रहा हूं। हम गुलाम थे और फिर 1947 में हम आजाद हो गए। तो हमने आजादी के गाने बहुत गाए। हम आजाद कैसे हुए इसकी बहुत बड़ी स्क्रिप्ट लिख डाली। कैसे हुए, दो बताए गए कि इनके विचारों से, उनके विचारों से। हम गुलाम क्यों हुए थे? अगर हम आजादी का गाना गाने की बजाय इस बात पर चिंतन करें कि मैं गुलाम क्यों हुआ था, तो आगे फिर कभी गुलाम नहीं हो पाऊंगा। मुझे कोई गुलाम नहीं कर सकता। जैसे वही खेती के साथ है। ये खेती, आज की खेती क्या गुलामी नहीं है? खेत को तो मैंने गुलाम बना के रखा है ना। तो खेत गुलाम, हमारी जमीन, धरती माता सस्य श्यामला धरती की उर्वर को बंजर कैसे हुई, इस बात पर केवल विचार करना है। सस्य श्यामला धरती की उर्वर कोक, सोना उगलने वाली धरती की कोक, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये गाना भी हमने गाया है। तो हीरे मोती सोना जवाहरात उगलने वाली जमीन आज बंजर कैसे हो गई? जैसे ही मैं इसकी बात सोचता हूं तो मुझे फिर कुछ अच्छे अच्छे ख्याल आएंगे। क्या ख्याल आएगा, कैसे हुई, मैं बता देता हूं आपको। आजादी के बाद हमारे देश में एक गाना गाया गया, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मतलब बहुत सारे लोगों ने कोशिश की कि हिंदुस्तान की हस्ती, हिंदुस्तान की संस्कृति मिट जाए, लेकिन हस्ती नहीं मिटी। आजाद होने के बाद जो ताकतें हमारे यहाँ राज करती रहीं, उन ताकतों ने ये देखा कि यार जब हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हो गया तो फिर वही भारत था। हम तो इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, इनकी वही संस्कृति है, ये उतने ही प्रसन्न है, तो क्या किया जाए? तो आपकी संस्कृति पर चोट की गई। और संस्कृति क्या थी? मेरे देश की एक ही संस्कृति थी, कृषि संस्कृति। कहते थे भारत की आत्मा गांव में बसती है। हमारे हिंदुस्तान की कृषि संस्कृति ही सबसे बड़ा हमारा उपहार था, सबसे बड़ी ताकत मेरी कृषि संस्कृति थी। और ताकत क्या थी? हमारे देश के गांव और गांव की खेती, गांव के जलाशय, खेतों की मजबूत मेड़, मेड़ों पर पेड़, बैल। कहते थे बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते थे,
गम कोसों दूर हो जाते थे, खुशियों के कमल मुस्काते थे। तो अब तो बैल के गंगले में घुंघरू जो है राग नहीं सुनाते हैं, तो गम, अब मेरा गम कोई दूर नहीं कर पा रहा। ट्रैक्टर तो आपका गम दूर नहीं करेगा। फिर प्लान हुआ साहब, हालांकि इस बात से कई लोग नाराज हो सकते हैं मेरे, जो सत्य बताने जा रहा हूं, लेकिन किसान भाइयों आपको मेरा सत्य सुनना पड़ेगा। हमारे देश के किसान अपने खेतों की मोटी मोटी मजबूत मेड़ बनाते थे ताकि बारिश का पानी सब का सब खेत में रुके और ओवरफ्लो हो तो गांव के जलाशय में भरे, और फिर ओवरफ्लो हो तो नदी नाले में बह करके जाए। मेड़ें काट दी गई चकबंदी के नाम पर। अब ये चकबंदी शब्द जो है ना, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है कि चकबंदी का ऑब्जेक्ट ये नहीं था सचान साहब। मैं कहता हूं आपने ध्यान ही नहीं दिया, चकबंदी का ऑब्जेक्ट यही था कि चकबंदी के नाम पर इस देश की संपूर्ण मेड़ें खत्म हो जाएंगी, बारिश का पानी नहीं रुकेगा, नई पीढ़ी उतनी अच्छी मेड़ डालेगी नहीं। तो बरसात का पानी तो तभी से भूगर्भ जल लेवल नीचे 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 चला गया, और आज देश के कई सारे हिस्सों में ड्रिंकिंग वाटर की भी समस्या आ गई। दूसरा काम क्या हुआ, मैकेनाइजेशन। जब बाहर के लोगों ने जो हमारे यहाँ राज किए थे, एक ने कहा कि साहब मेरे यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ बहुत है, एक ने कहा मेरे यहाँ टेक्नोलॉजी बहुत है, तो क्यों ना हिंदुस्तान जैसे देश में मैकेनाइजेशन को लागू किया जाए। हम डेवलपमेंट के नाम पर ट्रैक्टर ले आए। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मेरे बैल सब खत्म हो गए, ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर हो गए, ट्रैक्टर से खेती होने लगी। अब ट्रैक्टर के बारे में मैंने पीछे बोल चुका। ट्रैक्टर बाजार से खरीदेंगे, कृषि यंत्र खरीदेंगे, उसका डीजल खरीदेंगे, उसका मरम्मत बाजार से कराएंगे, तो ये लाभ तो खेती का बाजार में चला गया। फिर अगला हुआ कि सही साहब उन्नतशील बीज, चलिए वो समय की मजबूरी थी, थोड़ा सा भूल जाते हैं। अब आया हाइब्रिड। लोगों ने कहा कि साहब ये देसी वैरायटियां तो उत्पादन नहीं देती हैं, हाइब्रिड के बाद फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम सीड। ये प्रकृति की व्यवस्था के विपरीत चलने लगे। आप खेत की मेड़ काटना प्रकृति की व्यवस्था की, परमात्मा की व्यवस्था के विपरीत। बैल बाहर करके ट्रैक्टर से खेती करना प्रकृति की व्यवस्था के विपरीत। फिर हाइब्रिड और जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड बोना, ये प्रकृति की व्यवस्था के विपरीत। फिर गोबर की खाद, हरी खाद न डालना और यूरिया डीएपी डालना, ये प्रकृति की व्यवस्था के विपरीत। फिर बीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड डालना, ये प्रकृति की व्यवस्था के विपरीत। यानी परमात्मा के अगेंस्ट, परमात्मा के सामने हम लोगों ने एक मोर्चा खोल दिया युद्ध का कि आओ देख लेते हैं किसमें कितनी दम। तो ठीक है, देख लेते हैं किसमें कितनी दम। तो किसमें दम बची? अब आप में तो दम नहीं बची। मित्र, जब मैंने कहा धर्म और दर्शन, आध्यात्म, मनुष्य के जीवन में धर्म, दर्शन, आध्यात्म, और जैसे मैंने कहा कृषि से बड़ा कोई दर्शन नहीं, कृषि से बड़ा कोई धर्म नहीं, और कृषि से बड़ा कोई आध्यात्म नहीं, कृषि से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, कृषि से बड़ी कोई पूजा नहीं, कृषि से बड़ी कोई तपस्या नहीं। खेती के माध्यम से ही मैं परमात्मा और प्रकृति की व्यवस्था को ठीक रख सकता हूं। और किसान को पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि क्या होता है धर्म, क्या होता है दर्शन, टेक्नोलॉजी का युग है। टेक्नोलॉजी का मतलब मित्र समझ लेना, टेक्नोलॉजी का मतलब है छल कपट पाखंड पूर्वक गरीब की जेब में डाका डालना। और आज जो आप देख रहे हैं ना बेरोजगारी की समस्या, देश में जो बेरोजगारी की समस्या है, वो समस्या सिर्फ इसलिए है कि आपके प्राकृतिक संसाधन बर्बाद हो गए, बायोडाइवर्सिटी लुट गई। 1950
40 और 17वीं शताब्दी में देश में कौन बेरोजगार था? कोई बताए जरा हमको। कोई बेरोजगार नहीं था। क्यों? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। सारे लोग काम करते थे। गांव में जो लैंडलेस फैमिली थी, भूमिहीन परिवार थे, वो जमींदारों के यहां काम करते थे। जमींदार के पास 4 जोड़ी 3 जोड़ी बैल होते थे। जमीन में उर्वरकों की कोई जरूरत नहीं थी। जमीन को फसल बो दो, पानी की पलेवा की जरूरत नहीं थी। कोई बीमारी नहीं थी, कोई कीड़ा नहीं था, कोई समस्या नहीं थी। समस्याएं तो टेक्नोलॉजी ने पैदा की हैं। और किसके लिए? चंद लोगों को रोजगार मिल जाएगा, चंद लोगों का भला हो जाए, फिर पूरे देश का किसान मर जाए, हमको क्या लेना देना। जमीन बंजर हो जाए, पानी खत्म हो जाए, बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो जाए। इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी डेवलपमेंट के नाम पर अपने देश की जमीनें बंजर होते हुए देख रहे हैं। जमीन के नीचे का भूगर्भ जल खत्म होते हुए देख रहे हैं। नदियां सूख रही हैं, देख रहे हैं। जंगल काटे जा रहे हैं, देख रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी समूल रूप से नष्ट होने वाली देख रहे हैं। आदमी बीमार हो गया, देख रहे हैं। इसके बावजूद भी सबको बिजनेस की, रोजगार की, एम्प्लॉयमेंट की पड़ी। हाउ टू अर्न मनी, क्या करेंगे पैसा कमा करके। पंजाब वालों से पूछो, जहां हर फैमिली में एक कैंसर का मरीज है। पंजाब की खेती के बारे में क्या कहा जाता था आज के 40 साल पहले? कि खेती हो तो पंजाब जैसी हो। बच गए ना बाजे। मित्र, खेती में जब भी रिवॉल्यूशन आएगा, कौन सा रिवॉल्यूशन? कि अरे साहब वहां के लोग ये पैदा करते, वहीं पर अभी बर्बादी जो आने वाली है, उसके जो खामियाजे उठाने वाले हैं, जो हानिकारक परिणाम आने वाले, उन पर भी नजर रखना जरूरी है। मित्र, मैं जो खेती की बात बताता हूं ना, कि जमीन को जिंदा करना है। जमीन को जिंदा करने के लिए मेरे पास इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। और अगर इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आई, जमीन को जिंदा करने का मतलब है, जमीन धरती मेरी शिव है। शिव ने जहर पिया था और वचन दिया था, मुझे जहर देते रहना, अमृत पीते रहना। जहर का मतलब है जो आपके लिए बेस्ट मटेरियल है, फसलों के अवशेष, पशुओं का मलमूत्र। और क्या कहा है? भागीरथ ने तपस्या की थी ब्रह्मा जी से, बरसो ब्रह्मा गंगा नदी बहे। अब तो ब्रह्मा जी बरस रहे हैं ना, लेकिन खेत से पानी निकल के चला जा रहा, हम तमाशा देख रहे हैं। बरसात का पानी खेत में रोकना, मेड़ बनाना, मेड़ों पर पेड़ लगाना। और मैं खेती की बता रहा था, खेती स्वयं के लिए और स्वयं से। खेती स्वयं के लिए मतलब क्या है? आपको रोटी खानी है ना, रोटी के लिए ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, चना, मटर, मसूर। तेल चाहिए, तिलहरी फसलें। सब्जियां चाहिए, थोड़ा सा सब्जियां। फल चाहिए, थोड़े से फल। दूध चाहिए, घर में गाय और भैंस, बकरी। जब खेती में हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से खेती करते हैं, तो हमारा प्लस, जो सरप्लस चीज़ होती है, वही बाजार में जाती है और किसी भी चीज़ का भाव उतार चढ़ाव नहीं होता। और जब मार्केट को देख के खेती करते हैं कि पिछले साल टमाटर 20 रुपये किलो बिका था, पिछले साल टमाटर का एरिया जो था उसके अनुसार उपज को देख करके टमाटर का ओवरऑल रेट किसान को 20 रुपये किलो मिल गया, तो अगले साल किसान क्या सोच रहा है, यार टमाटर में बहुत फायदा हुआ, तो टमाटर का एरिया 5 गुना बढ़ गया। फिर क्या हुआ? अर्थशास्त्र में सबने पढ़ा है, बाजार में किसी भी वस्तु का मूल्य उसकी मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है।
गेहूं क्या रेट बिकेगा, हमारा प्रोडक्शन और डिमांड। चलिए, कुछ फसलों में गवर्नमेंट ने एमएसपी दे दी कि भाई हम इतने रुपए में खरीद लेंगे, लेकिन क्या सब फसलों में है? और एमएसपी के कारण जानते हो क्या हुआ कि दलहन और तिलहन का एरिया कम हो गया, क्योंकि गेहूं की एमएसपी है, गन्ने की एमएसपी है और चावल की एमएसपी है। इसीलिए देश में पानी खत्म हो गया, क्योंकि गेहूं साहब 2200 रुपये कुंटल बिकना है, गारंटी है। तो गारंटी वाली फसल बोना, उसके लिए पानी बर्बाद होता हो तो हो जाने दो। धान बोना, 300 फुट से पानी निकालो ना, फिर पानी सूख जाए तो सूख जाने दो। गन्ना बोना, चीनी सरप्लस है, मतलब 1000 रुपये कुंटल के घाटे पर चीनी बाहर भेजी जा रही है। लेकिन अब किस सरकार की मजबूरी बन गई कि एमएसपी दे दिया तो दे दिया, अब पीछे तो लौट नहीं सकते, नहीं सरकार गिर जाएगी। मित्र, हमें ज़्यादा नहीं फंसना है। एक किसान को बस इस बात की चिंता करना है कि हम अपनी आमदनी कैसे बढ़ाएं, हम अपनी फसल की उपज का भाव कैसे अच्छा लें, मैं अपने फसल उगाने में जो लागत लग रही है वो लागत कैसे कम करूं, मैं अपनी ज़रूरतों की मैक्सिमम चीज़ें अपने खेत में कैसे उगा लूं। इतना ही आपका काम है। तो मोनोकल्चरिंग जो है ना, बंद करनी पड़ेगी कि पूरा गेहूं, पूरा धान, पूरा गन्ना। अब गन्ना बोने वाला आदमी गेहूं भी खरीदता है, चावल भी खरीदता है, दाल भी खरीदता है, तेल भी खरीदता है, दूध भी खरीदता है। यही हाल गेहूं बोने वाले का, केवल गेहूं नहीं खरीदता, दाल खरीदता है, तेल खरीदता है, सब्जियां सब खरीदता है। किसान को कुछ भी नहीं खरीदना। जो किसान कुछ भी ना खरीदे वही किसान सुखी हो सकता है। और ये ड्यूटी मित्र, जो बुद्धिजीवी है ना देश के, चाहे नेताजी हो, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे कोई टेक्नोक्रेट हो, चाहे कोई माफिया हो, कोई भी हो, XYZ, जो जिस धंधे में, उनसे भी निवेदन है कि आपकी भी ड्यूटी है खेती पर जरा गंभीर हो जाइए, क्योंकि आपको भी जो कुछ खाने का सामान मिलेगा ना, वहीं से मिलने वाला है। नमस्कार।